तो हम लोगों ने अभी आपका उपसर्ग और प्रत्यय जो थे ये पढ़ लिए थे, क्योंकि जब हमने आपसे बताया था कि ये जो यौगिक शब्द होते हैं ये किस तरीके से बनते हैं, तो उसमें तीन कंडीशन बताई थी कि यौगिक जो शब्द होते हैं ये उपसर्ग से मिलकर के, ये प्रत्यय से मिलकर के, और तीसरी कंडीशन होती है समास से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमने बताई थी, जिसमें हम उपसर्ग के बारे में पढ़ चुके, प्रत्यय के बारे में पढ़ चुके हैं, और अब पढ़ना है समास के बारे में। तो समास जो है यहाँ पर लिखा समास। अब समास जो टॉपिक है ये लंबा चलेगा थोड़ा सा। आज जो है केवल अपन समास के बारे में संक्षिप्त परिचय बस पढ़ पाएंगे कि किस तरीके से होता है, साधारण परिचय, और उसके बाद कल से चलेंगे एक एक दो दो समास तो मतलब पूरा डिटेल से। तो यहाँ देखो समास शब्द को अगर हम तोड़ें तो ये जो समास शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कैसे, देखिए यहाँ सम धन आस, ये है सम धन आस से मिलकर के बना है अपना ये समास। तो सम धन आस, यहाँ जो सम शब्द है इस सम का मतलब निकल करके आता है संक्षिप्त। ठीक है, क्या निकल करके आता है, संक्षिप्त। और ये जो आस है तो आस यानी अभी तो हमने आपसे बताया है केवल सम का मतलब, कि सम का मतलब यहाँ पर संक्षिप्त निकल करके आता है। और आस, तो आस जो है तो आस का मतलब है यहाँ पर कथन। आस का मतलब क्या है यहाँ पर, तो आस का मतलब है कथन। यानी कि जो इसका जो टोटल समास का अगर मतलब की बात करें कि समास का जो अर्थ निकल करके आता है वो क्या निकल करके आएगा, तो वो निकल करके आएगा संक्षिप्त कथन। संक्षिप्त कथन, क्लियर हो गया। तो ये समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। अब बात और चलते हैं, तो संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, पहले ये भी बात चलते हैं आगे। तो इस संक्षिप्त का मतलब होता है सूक्ष्म। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। और कथन का मतलब तो समझते ही है, कहा जाना। ठीक है, कथन का मतलब है हमारा कहा जाना। अब बात यहाँ पर एक और समस्या आ गई कि सर सूक्ष्म का मतलब भी क्या होता है, तो सूक्ष्म का मतलब होता है लघु। अब लघु का मतलब क्या होता है, ये लघु भी हमसे नहीं बनता है, तो लघु का मतलब होता है छोटा। अब ये जरूर बनता है कि छोटा, और अगर छोटा को भी और मतलब पे चले अपने बुंदेलखंडी में तो इसे बोलता है तनकसो। क्या बोलते हैं, तनकसो, या तनकसो ना बोल के चुटूसो है, चुटूसो। तो ये देखो जैसे खाना वगैरह खाया करते हैं तो बोलते हैं मम्मी चुटूसो नमक दई हो या तन्नकसो नमक दई हो। ये तो देखिए हमारे बताने का मतलब ये हुआ कि बड़े से शब्द को छोटे रूप में कन्वर्ट करना ही हमारा क्या है, समास। ठीक है, बड़ी सी जो है उसे मतलब ये कहना, एक छोटे शब्द में संक्षिप्त रूप से कह देना क्या है, समास। ये है हमारा रियल में समास का अर्थ। और जब समास का अर्थ पता चल गया तो ध्यान से देखना है पूरा समास के बारे में डिटेल से कि आखिरकार समास की डेफिनेशन क्या है, समास में क्या क्या चीजें होती हैं। तो समास की जो परिभाषा ये तो सबको समझ में आ गया, समास का किस तरीके से है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए समास की जो परिभाषा है तो इसमें दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से सार्थक शब्द बनना समास कहलाता है। इतना याद रखें, उस जो शब्द बन रहा है उस शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। तो देखो यहाँ इसकी डेफिनेशन हो गई, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के, अब ध्यान से बिल्कुल, यहाँ शब्दों की जगह पर हम पदों भी लिख सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से सार्थक शब्द बनना,
सार्थक शब्द बनना समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास। तो ये हो गई हमारी समास की डेफिनेशन यानी परिभाषा। अभी तक हम लोग पढ़ते रहे कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं। यहाँ पर हमने केवल एक जो है शब्द जोड़ा है, वो है सार्थक। बात वही है। तो यहाँ आ गया अपना समास के बारे में, समास किसे कहते हैं। अब आपको एक बात और बताएं, इसमें एक चीज और होती है, वो होती है सामासिक पद। ये तो हमारी डेफिनेशन समास की है। ये नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी यहाँ पर आएगी सामासिक पद। ठीक है, तो ये लिखा अपन ने सामासिक पद। ये सामासिक पद क्या है? तो देखिए, जो शब्द बनकर के तैयार होता है, यानी समास के रूप में जो शब्द बनकर के तैयार हुआ, उसे हमने कहा सामासिक पद। जैसे हम आपसे बताएं 10 हैं आनन जिसके, अब देखना ये हैं 10 हैं आनन जिसके, ये देखिए ये हो गया 10 आनन। क्लियर? तो आपको ये समझना है 1 2 3 4, यहाँ पर ये बात कही गई ना, दो या दो से अधिक शब्दों, तो यहाँ तो चार चार शब्द आ रहे हैं। इन शब्दों के मिलने से एक शब्द बना, इसे हमने इस शब्द को कहा गया सामासिक शब्द। ठीक है, ये क्या कहा गया? सामासिक शब्द। और ये जो बनता मतलब बनने की ये जो टोटल प्रक्रिया है, याद रखना ये जो प्रक्रिया है इसी को हमने क्या कहा गया? समास। और ये जो शब्द बनकर के तैयार हुआ यानी कि जो दशानन है, ये हमारा सामासिक पद है। ठीक है, तो बेटा ये क्या है 93 वाला ये नंबर बोल रहा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सामासिक पद। तो हमें सामासिक पद भी पता चल गया कि क्या है सामासिक पद। अब इसमें एक चीज और निकल करके आती है, देखिए कोई भी समास है इसमें दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। समास से कोई भी सामासिक शब्द होता है, इसमें क्या होते हैं? दो पद होते हैं। तो एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो जो पूर्व पद होता है वो होता है पहले वाला और उत्तर पद बाद वाला। जैसे अगर इसे देखा जाए पूर्व पद और उत्तर पद में तोड़ा जाए तो 10 आनंद, देखना 10 आनंद, तो 10 हो गया पूर्व, जो पहला है शुरुआत में है, देखो इसी को देखते हैं, ये लिखा अपन ने जैसे 10 और आनंद। अच्छा एक बात समझ लीजिए, समास जो है इसका विग्रह अगर करते हैं तो बीच में प्लस नहीं आता। संधि में प्लस आता लेकिन समास में नहीं आता, याद रखना। तो ये आ गया 10 आनंद। ये 10 आनंद अगर हम जोड़ दें तो 10 आनंद बन जाएगा। तो यहाँ जो 10 है ये कहलाएगा पूर्व पद, ये वाला जो है ये कहलाएगा पूर्व पद, और ये जो है ये कहलाएगा हमारा उत्तर पद। बिल्कुल साधारण और सामान्य, बिल्कुल परिचय A to Z पढ़ते जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत ना जाए। तो आपको पता चल गया ये पूर्व पद और ये दूसरा हो गया उत्तर पद। अब आते हैं आगे, इसमें सामासिक पद होता है। फिर इसमें हमने आपसे बताया दो चीजें होती हैं, एक पूर्व पद होता है, दूसरा होता है उत्तर पद। तो आपको पूर्व पद भी समझ में आ गया और आपको उत्तर पद भी समझ में आ गया। ठीक है, जैसे आपसे बात करें एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। हमने यहाँ लिखा माता पिता, माता पिता, तो यहाँ ये जो माता है ये क्या कहलाएगा? पूर्व पद, और पिता कहलाएगा उत्तर पद। क्लियर हो गया? चलिए फिर इसमें एक चीज और आती है, बिल्कुल एक एक करके बताना है। समास की डेफिनेशन सामासिक पद होता है या सामासिक शब्द हो जाए, और इसके बाद इसमें दो पद होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। अब आता है आपका समास का विग्रह। क्या आ गया? समास विग्रह। ठीक है, इधर तो ये समास विग्रह क्या है? तो समास को तोड़ना,
समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। जिस तरीके से जो हमारी संधि होती है, विक्रम बोलिए क्या दिक्कत है। जिस तरीके से हमारी जो संधि होती है तो संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, सेम वैसा ही होता है समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। यानी समास विग्रह, असंधि को तोड़ना संधि विच्छेद हो गया। तो यहां पर बात करेंगे समास विग्रह। समास विग्रह के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें एक शब्द और आता है समास विग्रह के बाद, कि समास विग्रह का दूसरा नाम कह दें या समास विग्रह की जगह आपसे अगर एक शब्द बोल देता है, वो शब्द है व्यास। शब्द क्या है? व्यास, जो कि हमने यहां पर लिख दिया व्यास। अब ये अगर ये कह दिया जाता है कि दशानन का व्यास, दशानन का व्यास क्या होगा, अब आप क्या करोगे? हैं, कह दो कि सब दशानन का थोड़ी व्यास होता है, व्यास तो वृत्त में होता है। जैसे मैंने आपसे कल बताया था, आयत एक प्रत्यय था, बहुत घन आयत बराबर का बन के तैयार हो गया था बहुतायत। वैसे ही यहाँ पर व्यास होता है, व्यास का मतलब है विग्रह। यहाँ पर समास विग्रह को ही हम क्या कहते हैं? व्यास। क्लियर हो गया? दशानन का व्यास क्या हो जाएगा? दस है आनंद जिसके, माता पिता का व्यास क्या हो जाएगा? माता और पिता। ठीक है, तो आपको ये नई चीज पता चल गई है, आज तक पहली बार आपने पढ़ा है ये, अभी तक कभी नहीं पढ़ा होगा कि समास विग्रह को व्यास भी बोलते हैं या विग्रह को क्या कहते हैं? व्यास भी बोलते हैं। चलिए, ऐसी बहुत सारी नई चीजें आपको पता चलेंगी। और बहुत सारे बच्चे जब हम पढ़ाया करते थे क्लास में यहाँ पर, तो साधारण तरीके से बोलते थे, बोले सर समास तो समझ में आ जाते, केवल हमसे एक समास समझ में आता है, और वो समास है कौन सा? द्विगु समास, जिसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। लेकिन सर हम उसमें भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुव्रीहि और द्विगु लगभग लगभग कुछ ऐसे उदाहरण आ जाते हैं जिसमें एक ही होते हैं, अब नहीं आता समझ में। तो अब जैसे हम ये पूरी क्लास कंप्लीट करेंगे, मतलब 3-4 पार्टों में जैसे हम समास कंप्लीट करेंगे, लाइफ में कभी आपको दिक्कत नहीं जाएगी समास के बारे में। ठीक है, चलो यहाँ हम आपसे बता रहे, हमने कहा कि ये समास विग्रह है। अब फिर इसमें आ गया व्यास, इसी को कहते हैं। अब जाते हैं आगे समास के प्रकार के बारे में। हाँ, अभी जब संधि पढ़ाएंगे तब बताएंगे, समास के बारे में चल रहे हैं। तो समास के बारे में यहाँ पहुंच गए। समास का था मतलब जो जितनी चीजें आवश्यक है वही चीजें यहाँ पर आएंगी, हमने सब बता दिया। अब आगे चल करके हमें बताना है समास के प्रकार। तो समास के कितने प्रकार होते हैं और कैसे, तो यहाँ देखिए बता रहे हैं। देखिए, अब आ गए अपन समास के प्रकार। समास के जो प्रकार होते हैं ये होते हैं 6। रियल में यानी वास्तविक रूप से अगर आपसे पूछा जाता है कि समास के कितने प्रकार होते हैं, तब आपको बताना समास के 6 प्रकार होते हैं। अच्छे कौन कौन से होते हैं ये भी समझिए। तो ये 6 होते हैं। पहला हो गया अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा हो गया आपका तत्पुरुष। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? तत्पुरुष। फिर आता है तीसरा अपना कर्म धारय। हाँ, यहाँ क्रम गड़बड़ हो जाए चलेगा, ये नहीं कहे कि सर पहले नंबर अव्ययी आएगा क्या, दूसरे नंबर यही आएगा, नहीं, ये क्रम अपने आगे पीछे हो जाएगा चलेगा। फिर 6 नाम लिखना है। फिर अपना यहाँ पर लिखा द्वंद्व समास। फिर 5वें नंबर हमारा द्विगु समास। और 6वें नंबर जो आता है ये है बहुव्रीहि समास। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब याद रखें ये समास के प्रकार कितने बताए हमने? 6। अब 6 में देखिए, पहले तो हम साधारण तरीके से ऐसे ही बताए जा रहे हैं क्या होता है
ये तत्पुरुष जो है, इस तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं। ओनली इस तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 6। अब कैसे होते हैं? ये हुआ आपका पहला, और ये हुआ आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। अब इसमें ये 6 भेद कैसे होते हैं? तो ये आपके होते हैं कारकों के आधार पर। जैसे कारक होते ना, कारक चिन्ह होते हैं इसके लिए, तो कारक चिन्ह तो 8 होते हैं विभक्ति के हिसाब से, लेकिन यहाँ जो होते हैं 6। अब कौन कौन से होते हैं जैसे समझ लीजिए, आपको एक दोहा बता रहे, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से आन लिख दे या जान लेते कोई दिक्कत नहीं। कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से आन या जान लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। श्रम प्रदान का के लिए अपादान से मान। ठीक है। और अधिकरण का के एक और आता है, का के ये संबंध है अधिकरण में पर, अधिकरण में पर और शंभो धन हे भो अरे ये कारक के चिन्ह। समझना, इससे हमें 8 के 8 कारक पता चल रहे हैं। एक कौन सा है? कर्ता। दूसरा है, देखिए, एक कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण और ये संबोधन 8। इस तरीके से हमारे 8 क्या हो गए? कारक हो गए। क्लियर? अभी इसका हम एक आध बार जब प्रॉपर कारक पढ़ाएंगे, याद रखें, जब ये तो केवल आपको यहाँ समझाने के लिए बताए, जब बिल्कुल कारक के बारे में चलेंगे, कारक पढ़ाएंगे, तब आपको इनके इसको याद करने के एक नहीं कम से कम 3 या 4 तरीके बताएंगे। ये तो समास के बारे में अगर 3-4 तरीके इसके बारे में बता जाएंगे, अपन लंबे चले जाएंगे कारक के ऊपर, तो रिटर्न होकर के आने में अपनी दिक्कत जाएगी। हम आपसे कह रहे हैं जब अपन कारक पढ़ाएंगे तब इनके बारे में पूरा डिटेल से चलेंगे और 3-4 तरीके बताएंगे याद करने के। ठीक है, तो ये 8 कारक होते हैं। अब इन 8 में से आप पहले को छोड़ दीजिए और 8वें को छोड़ दीजिए, यानी एक शुरू का छोड़ दीजिए और एक लास्ट का छोड़ दीजिए। ये 8 छोड़ करके अब बाकी जो बचे हैं ये हमारे तत्पुरुष के क्या हैं? भेद है। जैसे पहला यहाँ पर तो कर्म है, कितने नंबर पे है? दूसरा, तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा तृतीय तत्पुरुष, फिर ये हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष, फिर ये हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष, फिर ये हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष और फिर ये हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष। अब इन तत्पुरुषों के बारे में भी बात करें तो द्वितीय को हम बोलेंगे क्या? कर्म तत्पुरुष। तृतीय को क्या बोलेंगे? करण तत्पुरुष। चतुर्थी को क्या बोलेंगे? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, और पंचमी को क्या बोलेंगे? अपादान तत्पुरुष। और इसके बाद षष्ठी को क्या बोलेंगे? संबंध तत्पुरुष। और सप्तमी को क्या बोलेंगे? अधिकरण। तो अधिकरण तत्पुरुष। तो ये हो गए हमारे तत्पुरुष के भी क्या? 6 भेद। समास के भेद होते हैं 6। कर्ता, सॉरी क्या थे अपना?
अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधाराएं, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि। लेकिन यहाँ बात करें अपन ने तत्पुरुष के, तो तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं। इन सबको हम पढ़ेंगे डिटेल से, चिंता नहीं करना है, डरने की क्या बात है। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो समास शुरू हो गए हैं, परेशान नहीं होना है। चलिए, तो ये यहाँ पर पहुंच गए 6 तक अपन। अब आगे एक बात और बता दें, एक और समास होता है, तत्पुरुष का ही भेद माना जाता है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है अपन ने, क्योंकि वो रियल तरीके से नहीं माना है। अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे आ गए जिनको समझ में नहीं आ रहा कि किस समास में रखा जाए। ऐसे शब्द भी आ जाते हैं कुछ है कि जैसे ना तो हमें यही समझ में आ रहा है कि द्विगु में रखें कि बहुब्रीहि में रखें, द्वंद्व में रखें, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तब उसके लिए एक और समास का निर्मित हुआ और उस समास को बोला गया नंच तत्पुरुष। क्या बोला गया? नंच तत्पुरुष। तो ये हम अलग से लिखे जा रहे हैं यहाँ पर, नंच तत्पुरुष। अब ये नंच तत्पुरुष की पहचान हम कैसे करेंगे, ये किस तरीके से पता चलेगा कि इस शब्द में नंच तत्पुरुष है? पहले नंबर तो हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, नंच तत्पुरुष के बारे में। तो आपको बताएं, नंच तत्पुरुष हम यही बताए जा रहे हैं, इसी यहीं पर क्लियर करे जा रहे हैं, क्योंकि अपन तो पढ़ेंगे इनको डिटेल से, और नंच तत्पुरुष आपको केवल समझना है, तो यहीं पर क्लियर किए जा रहे हैं। तो नंच तत्पुरुष जो होता है, कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिसमें नकारात्मकता का भाव आ जाता है, निषेधात्मक का भाव आ जाता है, मना करने का भाव आ जाता है। ठीक है, जैसे हम आपसे बोले अधर्म। देखिए, अधर्म एक शब्द है, अधर्म। तो अधर्म में अब आपको अधर्म क्या है, कौन सा तत्पुरुष है अधर्म में, तो सॉरी या कौन सा समास है, तो अधर्म में अपना नंच तत्पुरुष है, क्योंकि अधर्म का मतलब है धर्म से अलग, यानी धर्म के लिए मना ही की गई है यहाँ पर। फिर यहाँ पर होगा अपना नंच तत्पुरुष। अगला हम शब्द बोलते हैं अनावश्यक। तो देखिए, यहाँ पर भी आवश्यक का विलोम है, यानी अनावश्यक लिखा गया है, उस चीज के लिए बताया गया कि ये चीज आवश्यक ही नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि आखिरकार ये नंच तत्पुरुष होता कैसे है। तो जिस शब्द में मना किया जाता है, क्या किया जाता है, मना किया जाता है, या नकारात्मकता का बोध हो या निषेधात्मकता का बोध हो, तो वहां पर हमारा क्या होता है, हमारा ये होता है नंच तत्पुरुष। जैसे आपका एक और शब्द बताया जाए असत्य, तो असत्य में क्या होगा, असत्य में भी हमारा क्या होगा, सत्य का बिल्कुल जस्ट विलोम है, सत्य के लिए मना किया गया है, नकारात्मकता उसमें आ गई है, यानी नेगेटिव जो बोलते हैं जिससे अपन इंग्लिश में, तो यहाँ पर होगा नंच तत्पुरुष। अब आप लोगों से नंच तत्पुरुष के नहीं भूलेंगे, और जिसने क्लास नहीं ली है और टेस्ट में हम दे देंगे कार्य ऐसा, वो कहेगी ये तो समझ में नहीं आ रहा है, किस में जाएगा, और जो क्लास में बैठा हुआ है उससे बन जाएगा कि नंच तत्पुरुष है, बिल्कुल लगा देगा आंसर 100%। और ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे हमें भेद मतलब जो एग्जाम में है वो आ जाते हैं पढ़ करके तो हम बढ़िया आराम से गए, पूरे समास डिटेल से, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ऐसे सब पढ़ करके गए, लेकिन आ गया ऐसे। अब हम क्या करें, तो देख लीजिए यहाँ पर, तो इनका पहले सामान्य परिचय जो पढ़ रहे थे अपन, थोड़ा इसके बारे में नंच तत्पुरुष के बारे में जो हम टोटल पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लीजिए, फिर आ जाते हैं यहाँ पर, बात करते हैं इनके और परिचय पढ़ लें कैसे होता है, कैसे समझेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है। क्या होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। और हम इसमें जब इसको अव्ययी भाव के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो हम आपको 7 या 8 ऐसे शब्द बताएंगे कि इन शब्दों को रट लो। ये शब्द जो है किसी के आगे अगर लगे हैं 100% इसमें अव्ययी भाव समास है, सभी को बताएंगे। फिर आता है नेक्स्ट तत्पुरुष, तो जिसमें कारक की विभक्तियों का लोप होता है, वहां पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। बात क्या कर रहे हैं हम, कारक की विभक्तियों का लोप होता है तो तत्पुरुष समास होता है, और ये कारक की विभक्तियां ही तो बताई गई। आगे चलते हैं कर्मधारय, जिसमें जैसे एक पद क्या होता है, यानी विशेषता बता रहा है, एक पद विशेषण होता है और दूसरा होता है विशेष। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और हमने अभी एक और दूसरा शब्द बोला था विशेष, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष। ठीक है, जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो और ज्यादा पता चलेगा, नहीं भूलोगे। फिर आता है आगे द्वंद्व, तो ऐसा समास
जिसमें दोनों पद प्रधान हो, पहला वाला दूसरा वाला दोनों बराबर के हकदार हो, जैसे माता पिता। क्लियर हो गया। ऐसे फिर आ जाते हैं द्विगु समास, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो, मतलब पहला जो पद है उसमें संख्या का बोध कराया जाए, संख्यावाची हो। जैसे हमने अभी आपसे बोला था पंचवटी, पंच पंच यानी होता है पांच, और बटी यानी वृक्ष, पांच वृक्षों का समूह। ठीक है, तो पंचवटी हो जाएगा। पंच है संख्यावाची है, संस्कृत में इसी को बोला जाता है पंचवटी का। अगर संस्कृत में विग्रह जो विग्रह है वो करते हैं तो वो आ जाता है पंचानाम बटानाम समाहारा। तो अपन तो संस्कृत थोड़ी पढ़ रहे हैं, अपन तो पढ़ रहे हैं हिंदी। तो पांच बटों का समूह आ गया। चलिए फिर आते हैं, नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि में क्या होता है, जहां पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना पहला होता है ना दूसरा होता है, वहां पर एक तीसरा पद आ जाता है अपने मन से, जिसका कोई उल्लेख नहीं है। जैसे आपको बताया जाए, एक शब्द बता दिया जाए, कोई भी शब्द अभी, जैसे दशानन लिखा था, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। और रावण यहाँ पर शब्द आ गया, जबकि यहाँ थोड़ी उल्लेखित था, दस और आनंद उल्लेखित था, यहाँ तो दिया गया तो दस आनंद, लेकिन यहाँ इसका जो मतलब निकल कर क्या था, वो क्या था, रावण। तो ये बात समझ में आ गई है। जैसे तो जो चीज, एक बात और बता दें कि जो बहुब्रीहि समास होता है, इसमें वही चीज आती है, वही शब्द होते हैं जो यूनिक होते हैं। अब ये यूनिक क्या है, यूनिक अगर बात है तो 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो समझते होंगे, अद्वितीय जिसे बोलते हैं। यूनिक यानी क्या होता है, अद्वितीय। तो ये अद्वितीय जो शब्द होते हैं केवल एक के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं प्रयोग किए जाते हैं, तो वहां पर हमारा कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास होता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, ये तो अपने इनके बारे में पता चल गया, इनकी के कैसे क्या थी डेफिनेशन, कैसे क्या समझ में आ गया, कैसे पहचानेंगे। फिर आता है द्वितीय तत्पुरुष, कैसे पता चलेगा। तो द्वितीय तत्पुरुष जो होता है, कर्ता ने कर्म को, यानी बीच में को शब्द का लोप होगा। फिर है तृतीया, जो है तृतीया तत्पुरुष यानी करण, यानी कि बीच में काहे का लोप होगा, से शब्द का लोप होगा, बीच में से शब्द छिपा रहेगा। फिर आता है चतुर्थी संप्रदान, तो यहाँ पर क्या होगा, के लिए का लोप होगा, काहे के लिए, के लिए। फिर आते हैं अगला अपादान, तो अपादान के लिए से। अब ध्यान से, इनके बारे में ये कैसे पता चलेगा, इसमें भी सर ने से बताया और इसमें भी से बताया। जब हम वहां आपको एग्जाम्पल में बताएंगे तो आपसे बताएंगे कि यहाँ के से और यहाँ के से में अंतर क्या, एक में अलग होने का भाव बताया जाता है जो उससे पृथक हो रहा है? बताएंगे, परेशान नहीं होना। पंचमी के बाद अपादान के बाद फिर आता है यहाँ पर संबंध, तो संबंध का के की, या का होगा या का नहीं होगा तो के होगा, के नहीं होगा तो की होगा। फिर आते हैं अधिकरण, अधिकरण का मतलब यहाँ पर आ गए अपना कौन सा आता है, संबंध का के, हाँ अधिकरण में मैं पर, अधिकरण जो है सप्तमी, तो इसमें आ जाता है मैं पर, यानी मैं शब्द का लोप होगा। और संबंध के बारे में अपन बातें कर चुके, संबंध क्या है, कागे की। तो इस तरीके से ये था हमारा टोटल जो समास था, समास का सामान्य परिचय। और कल चलेंगे हम डिटेल से, जो कि यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे अव्ययी भाव से, और एक एक करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पूरे समास ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि कल हम अपने यहाँ पर शायद 3 समास कवर कर लें, और नहीं कर पाते तो 2-2 तो करेंगे ही करेंगे, कोशिश करेंगे कि 3 हो जाए। ठीक है, चलिए। तो ये था अपना समास, और पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, हाथ धोते रहना है, ये जरूर हम आपसे बार बार बोल देते हैं। क्या है भाई?